जब हम मैलवेयर या कंप्यूटर वायरस के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? शायद एक बग, सिस्टम की कोई खराबी, या हो सकता है किसी हैकर की कोई शरारत। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि मैलवेयर इनमें से कुछ भी नहीं है? आज हम देखेंगे कि मैलवेयर असल में कंप्यूटिंग की दुनिया का एक गहरा और अनिवार्य गणितीय नतीजा है। ये कोई गलती नहीं है, ये तो सिस्टम में शुरू से ही लिखा हुआ था। तो आज का हमारा सफर कुछ इस तरह का रहेगा। हम सबसे पहले रेप्लिकेशन के ब्लूप्रिंट को समझेंगे, फिर सेल्फ रेफरेंशियल लूप और अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम की गहराइयों में उतरेंगे, और फिर देखेंगे कि कैसे ये सब मिलकर डिजिटल डार्विनिज्म को जन्म देता है, जो हमें हमारे आखिरी पड़ाव यानी एक कंप्यूटेशनल अनिवार्यता तक ले जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला खंड। अब हम ये देखने जा रहे हैं कि कैसे एक बहुत ही गहरे दार्शनिक सवाल ने हमारे आज के डिजिटल जीवन की नींव रखी। जरा इस सवाल के बारे में सोचिए। ये सवाल किसी हैकर ने नहीं पूछा था, बल्कि कंप्यूटिंग की दुनिया के दिग्गजों ने पूछा था, वो भी पहले कंप्यूटर वायरस के लिखे जाने से दशकों पहले। ये सिर्फ एक टेक्निकल पजल नहीं था, नहीं, ये तो मशीनी इंटेलिजेंस और यहाँ तक कि जीवन की परिभाषा की सीमाओं को चुनौती देने वाला एक मौलिक सवाल था। इस सवाल का जवाब हमें कंप्यूटिंग के इतिहास की गहराइयों में मिलता है। 1936 में एलन ट्यूरिंग की यूनिवर्सल मशीन ने यह साबित किया कि कोई भी कंप्यूटेशन मुमकिन है। फिर 1938 में क्लेन के रिकर्जन थ्योरम ने सेल्फ रेफरेंस की नींव रखी, और आखिरकार 1940 के दशक में जॉन वॉन न्यूमैन के सेल्फ रिप्रोड्यूसिंग ऑटोमेटा ने इस पजल के आखिरी टुकड़े को जगह पर रख दिया। हर एक कदम ने सेल्फ रेप्लिकेशन के आइडिया को हकीकत के और भी करीब ला दिया। अब वॉन न्यूमैन का ये जो आइडिया था ना, ये सच में एक क्रांति थी। उन्होंने एक थ्योरी के जरिए दिखाया कि एक मशीन अपने ब्लूप्रिंट को पढ़ सकती है, उसे कॉपी कर सकती है, और फिर उसी ब्लूप्रिंट का इस्तेमाल करके हूबहू अपने जैसी एक बिल्कुल नई मशीन बना सकती है। ठीक वैसे ही जैसे हमारी बायोलॉजिकल सेल्स डीएनए का इस्तेमाल करके खुद को रेप्लिकेट करती हैं। ये इस बात का गणितीय सबूत था कि सेल्फ रेप्लिकेशन कोई एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि कंप्यूटेशन की एक मौलिक प्रॉपर्टी है। तो चलिए अब वॉन न्यूमैन के सैद्धांतिक हार्डवेयर से निकलकर सॉफ्टवेयर की दुनिया में आते हैं, मतलब ऐसे प्रोग्राम्स जो अपना खुद का कोड प्रिंट कर सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं क्वाइन। आसान भाषा में कहें तो क्वाइन एक ऐसा प्रोग्राम है जो कहता है, मैं जो हूं उसे प्रिंट कर दो। ये सेल्फ रेफरेंस का सबसे शुद्ध रूप है, और मजे की बात यह है कि ये किसी भी मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बनाया जा सकता है। ये हमें दिखाता है कि कोड का खुद को जानना कोई अनोखी बात नहीं है, बल्कि एक आम संभावना है। ये जो बायोलॉजिकल एनालॉजी है ना, ये इसे समझने का सबसे बेहतरीन तरीका है। यहाँ प्रोग्राम का एक हिस्सा यानी कोड इंस्ट्रक्शंस की तरह काम करता है, और दूसरा हिस्सा यानी डेटा ब्लूप्रिंट की तरह। कोड डेटा को पढ़ता है ताकि वो खुद को दोबारा बना सके। ये बात गोडेल्स की मशहूर इनकम्प्लीटनेस थ्योरम से भी जुड़ती है, जो बताता है कि किसी भी शक्तिशाली लॉजिकल सिस्टम में ऐसे सेल्फ रेफरेंशियल लूप का होना अनिवार्य है, और इन्हीं लूप से वायरस का जन्म होता है। अब जो बात इसे और भी दिलचस्प बनाती है वो ये है कि क्लेन का थ्योरम इसे सिर्फ एक संभावना नहीं बताता। ये थ्योरम औपचारिक रूप से ये साबित करता है कि कोई भी कंप्यूट किया जा सकने वाला फंक्शन अपने खुद के डिस्क्रिप्शन यानी अपने कोड को रेफर कर सकता है। ये एक फिक्स्ड पॉइंट बनाता है जो क्वाइन्स और आखिरकार वायरस को गणितीय रूप से मुमकिन ही नहीं बल्कि एक गारंटी बना देता है। तो अब जब हम ये समझ चुके हैं कि सेल्फ रेप्लिकेशन मुमकिन है, तो चलिए अब इसके सबसे गहरे और शायद सबसे खतरनाक पहलू पर आते हैं। ये वो वजह है जिससे साइबर सिक्योरिटी की दुनिया में हथियारों की ये दौड़ कभी जीती ही नहीं जा सकती। परफेक्ट डिटेक्शन की नामुमकिनियत। सुनने में ये एक बहुत बड़ा दावा लगता है ना? लेकिन ये किसी इंजीनियरिंग की नाकामी नहीं है। ये तर्क की, लॉजिक की एक मौलिक और कभी न बदलने वाली सीमा है। ये कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसे हम बेहतर टेक्नोलॉजी से भविष्य में सुलझा लेंगे। नहीं, ये हमेशा के लिए असंभव है। अब ये स्लाइड बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये सारे डॉट्स को आपस में जोड़ती है। देखिए, एलन ट्यूरिंग ने एक प्रॉब्लम को सिद्ध किया था जिसे हॉल्टिंग प्रॉब्लम कहते हैं। ये कहती है कि आप कभी भी एक ऐसा प्रोग्राम नहीं लिख सकते जो ये बता सके कि कोई भी दूसरा प्रोग्राम अपना काम खत्म करेगा या हमेशा के लिए एक लूप में फंस जाएगा। ये कंप्यूटेशन की एक बुनियादी सीमा है। तो फ्रेड कोहेन ने क्या किया?
उन्होंने ये दिखाया कि सभी वायरस का पता लगाने वाली परफेक्ट एंटीवायरस प्रॉब्लम को हल करने के लिए आपको पहले हॉल्टिंग प्रॉब्लम को हल करना होगा। और क्योंकि हम जानते हैं कि हॉल्टिंग प्रॉब्लम को हल नहीं किया जा सकता, इसलिए जनरल वायरस डिटेक्शन भी असंभव है। इसका मतलब साफ है, डिफेंस हमेशा अटैक से एक कदम पीछे रहेगा। ये कोई टेक्नोलॉजी की कमी नहीं, बल्कि एक गणितीय सच्चाई है। तो अब तक हमने थ्योरी की बात की। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन सैद्धांतिक आइडियाज़ ने असल दुनिया में विकसित हो रहे खतरों का एक पूरा का पूरा डिजिटल इकोसिस्टम कैसे बना दिया है। और ये स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं, ये हथियारों की उस दौड़ का एक शानदार उदाहरण है। पॉलीमॉर्फिज्म को आप एक तरह का छलावा समझ सकते हैं, जहां वायरस सिर्फ अपना बाहरी रूप बदलता है। लेकिन मेटामॉर्फिज्म वो असली इवोल्यूशन है, जहां वायरस हर बार खुद को पूरी तरह से फिर से लिखता है। वो नेटवर्क बैंडविड्थ और सीपीयू साइकिल्स जैसे रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके इस डिजिटल इकोसिस्टम में जिंदा रहने के लिए लगातार लड़ता है, बिल्कुल एक बायोलॉजिकल जीव की तरह। इस एवोल्यूशन का जो सबसे नया और शायद सबसे डरावना कदम है, वो है ऐसा मैलवेयर जो खुद को पलक झपकते ही फिर से बनाने के लिए लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स यानी एआई का इस्तेमाल कर रहा है। ये सिर्फ कुछ नाम नहीं है, ये खतरों की एक पूरी नई पीढ़ी है। ये ज्यादा ऑटोनॉमस और अडेप्टिव मैलवेयर की दिशा में एक बहुत बड़ा और चिंताजनक कदम है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात क्या है? वो ये है कि प्रॉम्प्ट फ्लक्स मैलवेयर का एक वर्जन गूगल के जेमिनी एआई का इस्तेमाल कर रहा था। किस लिए? डिटेक्शन से बचने के लिए। हर एक घंटे में, सोचिए, हर एक घंटे में अपना पूरा का पूरा सोर्स कोड फिर से लिखने के लिए। जो दशकों पहले सिर्फ एक थ्योरी थी, वो अब एक डरावनी हकीकत बन चुकी है। चलिए अब सारे धागों को एक साथ लाते हैं ताकि इस पूरे विश्लेषण का आखिरी और सबसे गहरा निष्कर्ष आपके सामने रख सकें। 1930 के दशक के गणितीय फिक्स्ड पॉइंट्स से लेकर आज के एआई पावर्ड खतरों तक जो असासी तर्क है, वो एक ही है। सेल्फ रेफरेंस एक डिजिटल इकाई को विकसित होने की इजाजत देता है। ये कोई बग नहीं है, ये तो सिस्टम का एक अंदरूनी गुण है। यही इस पूरे विश्लेषण का सार है। जब तक हम यूनिवर्सल कंप्यूटर का इस्तेमाल करते रहेंगे, तब तक इन डिजिटल पैथोजेंस का अस्तित्व एक गणितीय निश्चितता है। वे हमारी डिजिटल दुनिया का एक अनिवार्य हिस्सा है, ठीक वैसे ही जैसे बायोलॉजिकल वायरस हमारी प्राकृतिक दुनिया का हिस्सा हैं। और हम इस आखिरी सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। अगर हम मैलवेयर को पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकते, तो हमें इसके साथ जीना कैसे सीखना होगा। ये हमें अपने डिजिटल इकोसिस्टम के एक माली के तौर पर सोचने पर मजबूर करता है, ना कि सिर्फ एक विनाशक के तौर पर। हमारी भूमिका शायद इसे नियंत्रित करने की है, खत्म करने की नहीं।